हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट संज्ञान अधिगम और बाल विकास की फर्स्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर के सिलेबस और संज्ञान अधिगम और बाल विकास के जो भी टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में उसकी वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विज़िट करें और वीडियोस को देखें अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हैं। डीएलएड सेकेंड ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला विषय संज्ञान अधिगम और बाल विकास है। तो उसकी हम फर्स्ट यूनिट आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अधिगम के अवधारणा, विशेषताएं, अर्थ और परिभाषाओं, उसके प्रकार और ऐसे महत्वपूर्ण गुणों की पर चर्चा करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक अधिगम को समझने की। अधिगम जिसे हम सीखना भी कहते हैं, लर्निंग भी इसका इंग्लिश में कहते हैं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, अधिगम यह सीखने का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। और सीखने के व्यवहार में 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो उद्दीपन और एक अनुक्रिया। अधिगम की 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। अधिगम एक क्रिया है जिसकी 2 विशेषताएं होती हैं, सार्वभौमिकता और निरंतरता। सार्वभौमिकता और निरंतरता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय चलती रहती है। इसलिए इंसान, मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुछ ना कुछ अवश्य सीखता रहता है। अतः हम कह सकते हैं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सीखने की जो क्रिया है यह जन्म के तुरंत बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। एक बालक शैशवावस्था से ही सीखना प्रारंभ कर देता है और मृत्यु पर्यंत सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह इस पैराग्राफ में इन्हीं बातों को समझाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि निरर्थक अनुभवों को सीखना नहीं कह सकते, क्योंकि सार्थक अनुभव ही सीखने से संबंध रखते हैं। और सीखना किसी भी स्थिति के प्रति की जाने वाली वह प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता देती है और भविष्य में भी लाभान्वित करती रहती है। इस प्रकार हमने अधिगम की अवधारणाओं को देखने का प्रयास किया। अब हम अगले चरण में बढ़ते हैं अधिगम के अर्थ को समझने के लिए। अधिगम का सामान्य अर्थ, जैसा कि मैंने बताया, सीखना अथवा व्यवहार में परिवर्तन है। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया प्रत्येक स्थान पर रहती है और यह एक मानसिक क्रिया है। वुडवर्थ ने अधिगम को सीखने को विकास की प्रक्रिया बताया है। यहाँ आप देख सकते हैं वुडवर्थ के द्वारा लिखा गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव को एकत्रित करता रहता है और इन्हीं नवीन अनुभवों द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि होती है, संशोधन होते रहते हैं। और सीखना एक सार्वभौम अनुभव है, और जैसा कि हमने देख चुका, यही पैराग्राफ में वही बातें लिखी हुई हैं। अब हम देखते हैं सीखने के जो विभिन्न विद्वानों द्वारा सीखना या अधिगम को परिभाषित किया गया है। जैसे कि यहाँ स्किनर का कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, जबकि गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। कॉल्विन ने कहा है कि पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और प्रेसी ने कहा है कि अधिगम एक अनुभव है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, स्किनर द्वारा कही गई बातें भी पूछी गई थी। तो इस तरह आप इन मुख्य बिंदुओं को देख सकते हैं। ऐसे ही वुडवर्थ ने भी कहा है कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार में अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे भिन्नता स्थापित करती है, सीखने की संज्ञा उसे दी जा सकती है। इस तरह से हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिगम की परिभाषाओं को समझ सकते हैं। ऐसे ही गेट्स और अन्य अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम या प्रशिक्षण कहा है। बर्नहार्ट ने भी
कार्य के स्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहा है, जो कि निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समस्याओं के समाधान में सुविधा करते हैं। और किंग्सले एवं गैरी ने भी अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने और व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहा है। इस प्रकार से हमने सीखने की विभिन्न परिभाषाओं को देखा। अगर जैसे कि प्रश्न में पूछा जाता है अधिगम की परिभाषा लिखे, तो आप किसी भी विद्वान द्वारा दी गई परिभाषा को लिख सकते हैं या अपने द्वारा भी एक परिभाषा का निर्मित करके लिख सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं अधिगम की प्रकृति। जैसा कि हमने विभिन्न परिभाषाओं में देखा, उसी प्रकार से अधिगम की प्रकृति का अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक कि हम सक्रिय रूप से अनुक्रिया नहीं करते हैं, अधिगम की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। और सीखना का अवलोकन हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति ने क्या सीखा है हम केवल उसे देखकर अवलोकित करके नहीं कर सकते हैं, जबकि वह उसके व्यवहारों में प्रकट होता है। जब वो कोई कार्य करता है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, वही सीखने कहलाता है और सीखने का सफल रूप देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीखने का अवलोकन हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, बल्कि यह व्यवहारों में प्रकट होता है। और थर्ड पॉइंट में जैसा कि लिखा है, इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहारों में स्थायी परिवर्तन आते हैं और अधिगम अभ्यास और अनुभवों पर निर्भर करता है। सहज क्रिया नहीं होती है ये, और सूचना कौशल, सौंदर्यानुभूति तथा दृष्टिकोण आदि सीखने के मुख्य क्षेत्र होते हैं। अनेक परिस्थितियों में सीखने का संबंध चेतन उद्देश्यों से होता है या सामाजिक और जैविक अनुकूलन से। अधिगम वातावरण द्वारा प्रस्तुत उत्तेजकों पर आधारित होता है। अधिगम में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। रुचि, निपुणता, योग्यता सभी सीखने की क्रिया की ही उपज होती हैं। सीखना समायोजित हो सकता है, असमायोजित भी हो सकता है, और सीखना सही भी हो सकता है और त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। सीखना व्यवहार, मानव संस्कार, क्षमता में स्थायी अथवा अस्थायी परिवर्तन है। और अधिगम जो है व्यवहार का संगठन होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अधिगम व्यवहार का संगठन होता है। अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। प्रक्रिया में दो मूल तत्व होते हैं, एक तो परिपक्वता, एक अनुभूति। बिना परिपक्वता के अधिगम के सही उद्देश्यों की प्राप्ति करना कठिन होता है। अनुभूति की भी आवश्यकता होती है, और अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाती है। इस प्रकार से हम सीखने की प्रकृति को आसानी से, अधिगम की प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, अधिगम के प्रकार। अधिगम के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और गामक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम वे होते हैं जो कि बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होते हैं, और इसे 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम और सहचर्यात्मक अधिगम। जब हम किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर, सुनकर, स्पर्श करके उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाता है, जो कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मुख्य रूप से देखा जाता है। जब बालक प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को छूकर ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि उसमें कल्पना शक्ति थोड़ी कम होती है शैशवावस्था में। और प्रत्यात्मक अधिगम से हम यह समझ सकते हैं कि जब बालक साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अनुभव प्राप्त कर लेता है, और उसमें अपने तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है, तो वह अमूर्त बातें भी सीख जाता है। इसी को हम प्रत्यात्मक सीखना कहते हैं। यह उत्तर बाल्यावस्था में काफ़ी देखा जाता है। सहचर्यात्मक अधिगम संज्ञानात्मक अधिगम का तृतीय प्रकार है, जिसका अर्थ है जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी नवीन तथ्य को सीखा जाता है, तो उसे सहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। प्रत्येक सीखने में साहचर्य होने की क्रिया स्वाभाविक रूप से होती रहती है। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है संवेदनात्मक अधिगम। उस सीखने को संवेदनात्मक अधिगम कहते हैं जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, जैसे तैरना, साइकिल चलाना, टाइप करना। ये सब संवेदनात्मक अधिगम के ही उदाहरण हैं।
और गामक अधिगम में अंग संचालन और गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो जब अंग संचालन और गति पर नियंत्रण ऐसे टाइप की चीज़ें हम कार्य कर में लाते हैं तो वह गामक अधिगम कहलाता है। इसमें समस्त शारीरिक कुशलताओं को किसी भी कार्य में सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि सिर उठाना, बैठना, चलना। अब हम अधिगम की विशेषताओं को देखेंगे। जैसा कि हमने अधिगम के प्रकार, प्रकृति और अवधारणा अर्थ को समझा, उसी प्रकार हम देख सकते हैं अधिगम की विशेषताओं को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, सीखना एक प्रक्रिया है और सही प्रतिचारों का चुनाव है। सीखना एक प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं, जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते हुए कुछ सीखता है और उसके मस्तिष्क में कुछ कॉन्सेप्ट रेडी हो जाते हैं उस कार्य से रिलेटेड, जो कि बहुत ही प्रैक्टिस द्वारा दृढ़ और स्पष्ट हो जाते हैं और वो फ्यूचर में हेल्प करते हैं विभिन्न प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या किसी भी समस्याओं के समाधान में। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे सीखना धीरे धीरे निश्चित तरीके से उन्नति की ओर बढ़ना है, तो यही सीखने की प्रक्रिया है। और जो सही प्रतिचारों का चुनाव है, किसी भी कार्य को करते समय या सीखते समय जिन प्रयासों को सीखने वाला करता है वह सभी प्रतिचार कहलाते हैं। अगर सीखते समय सही प्रतिचारों का चुनाव किया जाता है तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी और कम समय में सही शक्ति का प्रयोग करके सफल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो विशेषता है या गुण भी कह सकते हैं वो है अभ्यास। उद्दीपक और प्रतिचार के बीच जो परिवर्तनीय संबंध होते हैं उसे ही हम अभ्यास कहते हैं और सही प्रतिचारों का बार बार प्रयोग किया जाता है जिससे सीखना स्थायी हो जाता है। बार बार प्रयोग ही अभ्यास के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तन में स्थायित्वता। जब किसी कार्य को करने में स्थायित्वता आ जाती है तो वह हमारे व्यवहार का स्थायी अंग बन जाता है और हम कभी भी उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। यही ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है, लक्ष्य की प्राप्ति। सीखने में लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है। बिना लक्ष्य निर्धारण के कोई भी सीखना सफल नहीं हो पाता है। यही अधिगम की एक विशेषता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है विभेदीकरण। मानव प्राणी की यह विशेषता होती है कि वह एक क्रिया को दूसरी क्रिया में क्या अंतर है वह पहचान लेता है। अतः यही विभेदीकरण है कि व्यक्ति एक वस्तु और दूसरी वस्तु में भी कि इन्हीं विशेषताओं को देखकर उनका विभेद करता है और उन्हें पहचानता है, उनकी स्थायी पहचान का निर्माण करता है। स्टेगनर का कहना है कि जब बौद्धिक तथा अनुकूलित व्यवहार आ जाता है तो हम वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण करना तथा उनमें पारस्परिक संबंध देखना सीख जाते हैं। यहाँ जो कंक्लूज़न लिखा है उसे एक बार हम पढ़ लेते हैं। सीखना सबसे अधिक जटिल प्रक्रिया है। सरल इसलिए दिखाई जाती है कि मानव इसे सहज ही स्वीकार कर लेता है और विकास एवं अभिवृद्धि इसके बिना संभव नहीं है। अर्थात विकास एवं अभिवृद्धि के लिए सीखना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभ्यास के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन धारण करता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार से समझाना चाहता है अधिगम की विशेषताओं और गुणों को। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत अच्छे टॉपिक्स को पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, अपने थॉट्स हैं, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे ही की इन्हीं क्लासेस में जुड़े रहने के लिए कमेंट में ज़रूर थॉट्स शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।